अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज जो मैं नावल शुरू करने जा रही हूँ उसका नाम है गूंज। नावल शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश किया करें। इसी के साथ साथ मेरा फेसबुक पेज है, वहाँ पे भी विजिट करें, वहाँ पे भी मुझे सपोर्ट करें। चलिए चलते हैं हम नावल की तरफ। नावल गूंज, राइटर सुमेरा हमीद। ये बहनें, ये बेटियां, ये माएँ कहाँ जाएं। ज़मीनों में उनके कानूनी हिस्से निकलेंगे, तभी घर उनके घर कहलाएंगे। हमारे घर की छत गिर की, पूरा घर मलबे का ढेर बन गई। कुछ नहीं बचा। चंद घंटों की बारिश ने मोहल्ले के किसी घर को उसकी जगह से नहीं हिलाया और हमारा पूरा का पूरा घर ज़मीन बोस हो गया। न जाने क्यों मुझे लगता है कि ये घर बारिश से नहीं गिरा, बल्कि ये घर फुप्पो की वजह से गिरा है। एनी का सब्र घर की दीवारों से लिपट कर उसे खोखला कर गया और जैसे ही वो उस घर से निकली, उस घर की छत जमीन पर आ गिरी। ये जो सब्र के खून पिए होते हैं, ये किसी न किसी शक्ल में तूफान बनकर बुनियादें तो हिला देते होंगे। ये जो हमें मामूली ज्यादतियां लगती हैं, कहीं ना कहीं नासूर बनकर जाहिर होती होंगी। दिलों की कदूरत, नीयतों की खुदगर्जी, एहसास की तंगी किसी बारिश, किसी आंधी की वजह जरूर बनती होंगी। जमीन छोटी बड़ी क़यामतों से तबाह होती है, लेकिन खानदान नाइंसाफियों से तबाह होते हैं। रिश्ते बेहिसी से कत्ल होते हैं, लेकिन मैंने इन बातों पर बहुत बाद में गौर करना शुरू किया, उस वक्त जब हमारा घर जमीन में धंस गया और हम बेघर हो गए। अगर मैं पीछे पलट कर देखूं तो एनी का सिसकता हुआ वजूद जो सबसे पहले याद आता है। रात का गहरा पहर था, उसकी घुटी घुटी हिचकियों ने मुझे पल के पल नींद से बेदार कर दिया था। उसका बिस्तर मेरे पलंग के नीचे चटाई पर था और वो हथेलियों से अपनी आंखें रगड़ रही थी। कुछ मुद्दत पहले उससे तलाक हुई थी, बल्कि उसने खुद तलाक ली थी। फिर कई महीनों तक वो गाहे बगाहे बीमार पड़ती रही। तलाक उसके लिए तकलीफ की वजह नहीं थी, बल्कि अम्मा का रवैया था। अम्मा और चची ने उसके लिए घर को जहन्नुम बना दिया था। अम्मा और चची दोनों सगी बहनें थीं और दोनों ही बदजुबान और तेज मिजाज थीं। दोनों शादी से पहले भी एनी का जीना महाल रखती थी। उसके कॉलेज जाने से चिढ़ती थी, उससे घर के काम लेती थी, लेकिन अब तो वो उसका खून पी जाना चाहती थी। उन दिनों अम्मा ने अब्बा पर खूब दबाव डाला कि इसे चलता करो। अब्बा को अपनी बहन से प्यार था, लेकिन अम्मा ने मनवा लिया कि रिश्ता बहुत अच्छा है, पढ़ाई होती रहेगी। उस अच्छे रिश्ते की मार के निशान लेकर एनी घर आई थी। अम्मा ने वावेला डाल दिया कि वो मारता है या भूखा रहता है, ये तुम्हारा नसीब है, हमारे सर न पड़ो। लेकिन एनी ने अब्बा से साफ साफ कह दिया कि वो पूरी तरह से निबाह करने की कोशिश करेगी, लेकिन कभी मार नहीं खाएगी। अगर दोबारा उन पर हाथ उठाया गया तो अब्बा को उनका साथ देना होगा। दोनों खानदानों ने बैठकर बात की, कुछ सुलह सफाई हुई और एनी अपने ससुराल वापस चली गई। लेकिन ठीक 6 माह बाद एनी दोबारा वापस आ गई और फिर कभी नहीं गई। घर में दिनों लड़ाई रही। अम्मा चाहती थी अब्बा उन्हें वापस भेजें, जबकि अब्बा को यह गवारा नहीं था कि बहन ऐसी जगह वापस जाए। एनी ने अम्मा को जिता दिया कि उन्होंने सब जानते बूझते उसे उस जहन्नुम में धकेला था। वो उस लड़के के बारे में सब जानती थी। अब्बा अम्मा पर भड़कते थे, अम्मा एनी को गालियां देती थीं। बात इतनी बढ़ गई कि हम सब घर छोड़कर मामू की तरफ आ गए। अम्मा ने शर्त रखी थी कि एनी वापस जाएगी तब वो वापस आएंगे, लेकिन एनी नहीं गई और हमें एनी की तलाक की खबर मिल गई। शायद यहीं से अम्मा ने एनी की जिंदगी जहन्नुम बनाने की ठान ली थी। हम सब वापस आ गए और अम्मा ने आते ही एनी का बोरिया बिस्तरा कमरे से निकालकर बाहर फेंका और कमरे में चची के बच्चों के पलंग लगा दिए। ऊपर स्टोर में एनी का जहेज रखा था, वो निकालकर खुली छत पर फेंका, स्टोर को ताला लगा दिया। ऊपर ही सीढ़ियों के पास एक छोटा सा कमरा था, एनी ने वहां अपनी अलमारी और पलंग लगा लिया। अम्मा ने वो भी निकालकर बाहर फेंका। अब्बा आए, बात बढ़ी और ऐसे एनी को जमीन पर चटाई बिछाकर सोने की जगह मिल गई। कोने में उनकी लकड़ी की अलमारी रख दी गई। यहाँ से उन पर उस घर की जमीन तंग हुई, जिसकी कुशादा छत पूरी की पूरी जमीन पर आ गिरी। जहेज का सामान खुली छत पर पड़ा रहा। एनी ने उस पर प्लास्टिक डाल दिया। दादी के हाथ की चंद चीजें थीं जो एनी संभालना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई जगह नहीं थी। नाचार कुछ चीजें हमसायों के घर रखवाईं। एक दिन अम्मा एक आदमी अपने साथ लाई और जहेज का सारा सामान उससे उठवा दिया। जब तक अब्बा घर आए, जहेज की एक एक चीज घर से जा चुकी थी। अम्मा ने सारा सामान बेच दिया था। कुछ वक्त गुजरा तो मालूम हुआ कि अम्मा हमसायों के घर जाकर खूब लड़ी थी और एनी का रखवाया सामान भी निकलवाकर बाहर से बाहर बेच दिया था। उस दिन एनी फूट फूट कर रोई थी। मुझे बहुत बाद में एहसास हुआ कि वो सामान के लिए नहीं, अपने साथ की जाने वाली ज्यादती पर रो रही थी। वो उन चंद चीजों के साथ जुड़ी यादों पर रो रही थी।
वो मेरी माँ की चीजें थी, मैं उन्हें रखना चाहती थी, क्यों बेच दी? वो सिसकते हुए अब्बा से कह रही थी। तो बीबी अपना घर आबाद करती, वहां रखती, ऐसे मनहूस सामान का साया मैं अपनी बच्चियों पर नहीं पड़ने दूंगी। उस मनहूस सामान के पैसों से अम्मा ने हमारा जहेज खरीद कर रख दिया, अपने लिए खूब खरीदारी की। अम्मा ने अब्बा से सख्ती से पूछ पड़ताल की और यही चीज अम्मा को और भड़का गई। पता नहीं अम्मा को किस बात का गरूर था। अम्मा को ये यकीन किसने दिला दिया था कि वो जो कुछ भी करेंगे उसका कभी हिसाब नहीं होगा। ऐसे उस घर में पहले भी एनी की जिंदगी तंग थी, लेकिन तलाक के बाद गुंजाइश बिल्कुल ही जाती रही। अम्मा उस पर यह साबित कर देना चाहती थी कि अगर वो तुम्हें मारता था तो सुख तुम्हें यहाँ भी नहीं लेने दूंगी। इतने बड़े घर की जमीन तंग करने के बाद अम्मा ने एनी पर 2 वक्त की रोटी तंग करना शुरू की। तीनों वक्त के खाने में जो कुछ बचता अम्मा वो फेंक देती कि एनी ना खा जाए। बाकी हर चीज पर ताला लगा दिया जाता। एनी कभी प्याज तलती, कभी पड़ोस के बच्चे से कुछ मंगवाती। उन दिनों वो बीमार थी, उसके लिए चलना फिरना मुश्किल था। वो चटाई पर पड़ी रहती और उसे कोई ना पूछता। वो इतनी कमजोर हो चुकी थी कि पहचानी नहीं जाती थी। चंद बार एनी ने अब्बा से खाने की तंगी की शिकायत की, लेकिन फिर खामोश हो गई। एनी सबसे पहले भूख पर खामोश हुई थी। वो जब जब अब्बा से शिकायत करती थी उसकी जिंदगी पहले से ज्यादा तंग हो जाती थी। अब्बा तो रात के आते थे, एनी को सारा दिन अम्मा को भुगतना पड़ता था। तंदुरुस्त होने में एनी को हफ्तों लगे और फिर कभी किसी ने उसे बीमार नहीं देखा। गर्मियों में सारे घर वाले खुली छत पर सोते थे, वही छत जो पूरी की पूरी जमीन पर आ गिरी। सवाए एनी के अम्मा उन्हें एक चारपाई तक बिछाने की जगह ना देती। कभी बहुत गर्मी में वो अपनी चटाई की जगह बना लेती तो अम्मा वावेला शुरू कर देती कि वो मजबूर होकर नीचे लौट जाती। अम्मा चच्ची दोनों के 9 बच्चे, अब्बा और चचा हम सब एक तरफ होते और वो अकेली एक तरफ। क्यों? क्योंकि मेरी माँ को उससे नफरत थी और वो चाहती थी कि ये गर्मी में मरे। अब्बा को बहन से प्यार था, लेकिन वो सहल पसंद थे। मोहब्बत को सिर्फ लफ्जी कायदों में रखते थे, साबित नहीं कर सकते थे। अब्बा की मोहब्बत कभी कभी जागती थी, बाकी वक्त गफलत की नींद सोती रहती थी। फिर वो रोज रोज की चिख चिख से तंग थे, वो खुद को बहरा बना लेते। घर तो अब्बा का भी था, दीवारें तो अब्बा के घर की भी गिरी। अब्बा घिन नहीं थे जो गेहूं के साथ पिसे, बल्कि अब्बा भी अम्मा जैसे ही थे, हम सब अम्मा जैसे थे। मौसम के हिसाब से अम्मा का फैसला बदलता था। वो उन्हें शाम की ठंडी हवा न लेने देती, सर्दियों की धूप में बैठने न देती। उनके धुले कपड़े तार से उतार कर फेंक देती। रोटी कम पड़ जाती तो एनी रोटी चोर निकलती। सालन में कमी होती तो एनी पर चीखो पुकार होती। कहीं कोई चीज गायब हो जाती, काम खराब हो जाता, बिजली का बिल ज्यादा आ जाता, महीने का राशन खत्म हो जाता, अम्मा के सर में दर्द उठता। गर्ज हर चीज का इल्जाम एनी पर था। हमारे लिए ये मामूल की बात थी। अम्मा वावेला करती, एनी की अलमारी खोलती, अपना कोई कपड़ा जूता जो खुद ही अलमारी में छुपा दिया होता निकालती और चीखती, ये चोरनी मेरी चीजें चुराती है, देखो। फिर वो उनका पर्स पकड़ती और उनके पैसे मुट्ठी में दबोच लेती। दरअसल एनी उस घर में पनाह की चोर थी, उस घर की जमीन पर रहाइश की चोर थी। वो चोर थी उन चंद नवालों की जिनसे वो अपनी भूख मिटाती थी। वो इतनी बड़ी चोर थी कि हमारे नसीब की सारी खैर चुरा कर खा गई। पहले पहले एनी अम्मा को कुछ शर्म दिलाने की कोशिश कर लेती थी, लेकिन फिर उसने ये करना छोड़ दिया। शायद वो थक चुकी थी या समझ चुकी थी कि वो अम्मा और चच्ची से नहीं जीत सकती। एनी हमें वो आईना नहीं दिखा सकती जिसमें हमारे असल चेहरे दिखाई दे जाते। दरअसल हमारे घर में सब गूंगे बहरे थे, बल्कि हम अंधे ज्यादा थे। एक बार एनी ने अलमारी को छोटा सा ताला लगा दिया जो अम्मा ने तोड़वा दिया कि हमारा खाती हो, हमारा चुराती हो, हमसे छुपाती हो। उसका कोई कपड़ा जूता किताब इधर उधर कहीं दिखाई दे जाती तो अम्मा उसे उठा कर फेंक देती। इतने बड़े घर में एनी के लिए इतनी ही गुंजाइश थी। बताइए फिर ये घर गिरने से कैसे बचता? एनी ने दोबारा कॉलेज जाना शुरू कर दिया। अम्मा ने चीख पुकार की कि घर के काम कौन करेगा, लेकिन अब्बा ने चुप करवा दिया। काम? घर के काम? ये काम कवारी नंदों, तलाक याफ्ता बहनों, बेवा बेटियों के सर ही क्यों आ जाते हैं? ये लड़कियां जो बोझ होती हैं, उनसे मजदूरी लेकर 4 दीवारी की पनाह का किराया लिया जाता है, जिन्हें 2 नवाले खिलाना, एक बिस्तर की जगह देना भारी लगता है, उनसे पूरे खानदान के काम करवाना आसान लगता है। ये बेटियां जिन्हें घरों और दिलों में जगह नहीं मिलती, ये बेजमीनी का बोझ उठाकर सबके कामों के बोझ उठाती फिरती हैं। वो उसकी उसकी नाराजगी से डरती हैं कि उन्हें बेघर ना कर दिया जाए। वो अपनी जात में चोर बनकर रहती हैं। सर्दी गर्मी खिजां बहार हम सब की हालतें बदलती थी, सवाए एनी के। सख्त सर्दी होती या सख्त गर्मी, उसका एक ही मामूल रहता, काम काम काम। वो सुबह घर में सबसे पहले उठती, सेहन का फर्श धोती, आटा गूंथती, नाश्ता तैयार करती, अब्बा और चचा को नाश्ता करवाती और स्कूल जाने वालों के लिए नाश्ता बनाकर रख जाती। अम्मा और चची लंबी तान कर सो रही होती। दोपहर में आकर बर्तनों का ढेर साफ करती, रोटी बनाती और फिर रात का खाना बनाने की तैयारी करती। छुट्टी वाले दिन घर भर के कपड़े धोती।
अम्मा छत से हमें वो कपड़े तक उतारने ना देती कि मनहूस ऐनी करेगी। फिर वो रात गए तक बैठकर हमारी यूनिफॉर्म इस्त्री करती, अब्बा और चचा के कपड़े तैयार करती। वो हर काम समेटती चली गई और खामोश से खामोश होती चली गई, इतनी खामोश कि कभी कभी मुझे उससे डर लगता था, मेरा दिल बैठ जाता था। अम्मा खुश होती कि देखो कैसे चक्की में पीस कर रख दिया, कमबख्त जाएगी कहाँ, देखा कैसा काबू किया। हाँ अम्मा, हम जैसे कमजोर लोगों में रहने वाली बेचारी एनी जैसी लड़कियां आखिर जाएंगी कहाँ, करेंगी क्या। उसके कॉलेज से कोई जरूरी पेपर आया था, जिसे देखते ही अम्मा ने फाड़ दिया था। वो घर में बच्चे बच्चे से पूछती रही कि उसकी रोल नंबर स्लिप आनी थी, किसी को मिली है तो दे दे, लेकिन वो तो मेरी माँ टुकड़े टुकड़े कर चुकी थी। एनी ने कहीं जॉब के लिए भी अप्लाई किया था, 2-3 बार वहां से भी कुछ आया था जो उस तक नहीं पहुंच सका। ये लैंडलाइन का जमाना था, कुछ इदारों से फोन भी आए जो अम्मा ने एनी का नाम सुनते ही काट दिया। हमें सख्ती से हदायत थी कि एनी का फोन आए तो अम्मा को जाकर बताएं, एनी को नहीं। आहिस्ता आहिस्ता एनी को ये सब मालूम हो गया। फिर उसके ज़रूरी कागज़ पड़ोसन खाला के घर आने लगे और वहीं जाकर वो अपने फ़ोन सुनती। बज़ाहिर सुनने में ये कितनी मामूली बात लगती है, लेकिन कितनी तकलीफ दे बात है। घर में मुझ समेत 5 लड़कियां थीं और हम पांचों को रोटी तक बनानी नहीं आती थी। अम्मा को हमारी खूबसूरती और नज़ाकत पर गरूर था। अम्मा के गरूर भी अजीब नोयत के थे। आए दिन स्कूल से छुट्टी करना, दिन चढ़े तक सोना, रात के जागना, छत पर चढ़कर गप्पे लगाना, कभी इस सहेली के घर कभी उस सहेली के घर जाना हमारा मशगला था और उस पर अम्मा को नाज था। रात को फिल्म देखना, लूडो खेलना, शोर हंगामा करना हमारा मामूल था। शुरू में एनी ने हमें समझाने की कोशिश की, लेकिन हम औलाद किसकी थी। हमें ये गवारा नहीं था कि कोई हमें स्कूल की छुट्टी से बाज रखे। इम्तिहान के दिनों में टीवी बंद रखने की नसीहत करे, चीखने चिल्लाने पर तनकीद करे और तमीज तहजीब अपनाने का मशवरा दे। एनी थी कौन? जिस लड़की की रात दिन मेरी माँ के हाथों दुर्गत बनती थी, उस लड़की को हम कैसे अहमियत देते। फिर एनी हमारे मामले में भी खामोश हो गई। मैंने कहा ना, ये घर एनी की वजह से गिरा है। वो इतनी खामोश क्यों हुई? उसने चुप के इतने घूंट क्यों पिए? घर के किसी कोने में उसे सुकून मैसर नहीं था, किसी जगह बैठकर वो पढ़ लिख नहीं सकती थी। सिर्फ अम्मा और चच्ची ही नहीं, हमें भी उसका एहसास नहीं था, वरना हम ही उसके लिए कुछ गुंजाइश निकाल लेते। नाचार वो दूसरी मंजिल की सीढ़ियों पर बैठकर पढ़ने लगी। सर्दियों में अपने गिर्द चादर लपेट लेती और दीवार के साथ जुड़कर बैठ जाती। हमें पढ़ना नहीं था और उसे पढ़ने देना नहीं था। आए दिन अम्मा उसकी किताबें उठाकर फेंक दिया करती। वो ढूंढते ढूंढते हलकान हो जाती, बच्चों से पूछती तो अम्मा चील की तरह उस पर चपटती कि मेरे बच्चों पर इल्जाम लगाती हो। उसके लिए अपनी किताबें छुपा कर रखना दर्द सर था। इतनी सी अलमारी में वो क्या कुछ रखती। ये कई सालों की कहानी है जिसके मंजर मेरे जहन के पर्दे पर निशान छोड़े हैं। एनी के इम्तिहान के दिनों में अम्मा अपने दोनों भाइयों के बीवी बच्चे घर बुला लेती थी। घर चिड़िया घर बन जाता और फिर हर वक्त चूल्हा जलता रहता, किचन बर्तनों से भरा रहता, सेहन और कमरे गंदे रहते। वो कॉलेज से आती, सफाई करती, खाना बनाती, फिर किताब पकड़कर बैठ जाती। उन दिनों उसके पैरों में चक्कर आ जाता। चावल दम पर लगाकर जल्दी से अपना यूनिफॉर्म इस्त्री कर लेती, दस्तरखान बिछाकर सुबह के लिए आटा गूंद लेती, सबके लिए चाय तैयार करते हुए साथ साथ अपनी किताब देखती जाती। उन दिनों ऐसा लगता कि ऊपर से नीचे घूम घूम कर वो पागल हो जाएगी। इन्हीं चक्रों में वो एक पेपर के लिए इतनी ताखीर से सेंटर पहुंची कि पेपर देने के लिए सिर्फ 20 मिनट बचे थे। उसने रो रो कर सुप्रीडेंट की मिन्नत की कि उसकी मजबूरी थी, ज्यादा नहीं तो 10 मिनट और दे दे। पता नहीं उसे वो 10 मिनट मिले या नहीं, लेकिन हमें ये घर बचाने के लिए बहुत वक्त मिला। बहुत साल, बहुत महीने, बहुत दिन मिले, बड़ी लंबी मुद्दत मिली, लेकिन हमने घर बचाने की कोशिश नहीं की। हम उस घर में एनी के लिए गुंजाइश समेटते चले गए। जब वो घर पहुंची तो उसकी आंखें रोने की ज्यादती से सुर्ख थीं। उसकी साल भर की मेहनत के लिए सिर्फ 20 मिनट मिले थे। उस वक्त तो नहीं, लेकिन कई हफ्तों बाद मुझे उस वाक़ये के ताने बाने मालूम हुए जब वो अपनी सहेली के आगे बैठी रो रही थी। सहेली उन्हें झूठी सच्ची तसल्लियां दे रही थी। उन्हीं दिनों हमारे यहाँ गांव से एक लड़की आई। उस भजंग हाल लड़की को देखकर लगता था कि उसे सड़क से उठाया गया। ये अब्बा के दौर के रिश्तेदारों की बेटी थी, माँ बाप फोत हो चुके थे, चचा को भतीजी से कुछ उनसियत थी, लेकिन चचा अपने खानदान के साथ बाहर जा रहा था और बच्ची का कुछ बेहतर इंतजाम करके जाना चाहता था, वरना पीछे वाले उसे खा जाते। वही जो हमारे यहाँ यतीमों मस्कीनों को तरनवाला बना लिया जाता है, वो मुफ्त के मुलाजिम बना लिए जाते हैं और कीमत चुका देने पर भी मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाले कहलाते हैं। अनाज की चंद बोरियां और माहाना पैसों के अवज वो बच्ची को अब्बा के हवाले कर गए। अम्मा को काम के लिए एक और मुलाजमा मिल गई, गंदुम चावल अलग से। अब जो काम एनी से बच जाता वो गांव वाली करती। उम्र में 14-15 साल की होगी, कद में अच्छी खासी ऊंची लंबी थी। वो भी इसी माहौल से आई थी जिसमें एनी रह रही थी।
فرق صرف اتنا تھا کہ وہ ڈری سہمی رہتی اور اینی خاموش۔ پہلے ہی دن اماں نے اسے کپڑے استری کرنے پر لگا دیا، جبکہ اینی نے اسے پہننے کے لیے اپنے صاف کپڑے دیے، اس کے بال بنائے اور پھر اپنے قریب اس کا بستر لگا دیا۔ اب چٹائی پر ایک نہیں دو لوگ سوتے تھے اور دونوں کا کم و بیش ایک جیسا نصیب تھا۔ دونوں بوجھ تھیں، دونوں کے لیے ان کے خاندان بے حس تھے اور دونوں کا کوئی ولی وارث نہیں تھا۔ اگلے ہی دن اینی نے اسے کتابیں لا دی کہ وہ پڑھائی لکھائی شروع کرے۔ گاؤں میں وہ 2-4 جماعتیں پڑھی تھی، لیکن اسے لفظوں کی پہچان تک نہیں تھی۔ اماں نے اینی کی لائی کتابیں پھینک دی اور چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ وہ اس معاملے سے دور رہے۔ کئی سالوں بعد اینی نے اپنی خاموشی توڑی اور ابا سے شکایت کی کہ اس کا چچا خرچہ دے کر گیا ہے، بچی کو ملازمہ نہ بنائے ورنہ اینی اس کے چچا کو فون کر کے بتا دے گی۔ ابا نے اماں کو سختی سے منع کر دیا کہ وہ بچی کے معاملے سے دور رہے۔ یہ لڑکی اینی سے اماں کی نفرت کی اور ایک اور وجہ بنی۔ میں آج بھی سوچتی ہوں کہ اینی کو کیا ضرورت تھی اپنی زمین اور گنجائش تنگ کروانے کی، اسے کیا غرض تھی پرائی لڑکی کے لیے اماں کے خلاف جانے کی۔ ہماری طرح وہ بھی اندھی گونگی بن کر رہتی، بلکہ اینی کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ اس کے کام اب یہ لڑکی کرے گی۔ لیکن اینی غلطیاں کرتی رہی، رات گئے تک اس لڑکی کو لے کر بیٹھی رہتی اور کتابیں پڑھاتی، پھر اسے اسکول لے گئی اور ٹیسٹ دلوا کر ایک کلاس میں بٹھا دیا۔ اتنی اونچی لمبی لڑکی کا اتنی چھوٹی کلاس میں بیٹھنا کافی مضحکہ خیز رہا۔ اسکول کی لڑکیاں اس کا مذاق اڑاتی تھیں، وہ روتی تھی، اسکول جانے سے انکار کرتی، لیکن اینی باز نہیں آتی تھی، وہ اسے سمجھاتی اور خود اسکول چھوڑنے جاتی۔ آہستہ آہستہ وہ بھی اینی کی طرح ہوتی چلی گئی، خاموش، بہت خاموش، ایسی خاموشی کہ جس سے ڈر لگے۔ 1 سال کے اندر اندر اس نے 2 درجوں کے امتحان دیے اور بڑی جماعت میں آ گئی، جہاں رات گئے تک اینی پڑھتی تھی وہ بھی پڑھتی تھی۔ اب 2 لوگ گھر میں ایک جیسی زندگی جینے لگے، وہ اپنی اینی آپا کے ساتھ اٹھتی، ناشتہ بنواتی، کام سمیٹتی، اینی یونیورسٹی چلی جاتی، وہ اسکول چلی جاتی۔ دونوں واپسی پر گھر کے کام سمیٹتی، کھانا کھاتی اور اپنی کتابیں لے کر بیٹھ جاتی۔ ہمارے شور ہنگامے، اماں کی چیخ چیخ سے بے نیاز، سیڑھیوں پر بیٹھ کر ریاضی کے سوال حل کرتی اور ہم کمروں میں گھسے، بستروں پر چڑھے، لوڈو کھیلتے، کیرم کی بازی لگاتے، ٹی وی کے ناچ گانے پر شور ہنگامہ ہوتا۔ گرمیوں سردیوں کی چھٹیوں میں دونوں ممانیاں آتی رہیں، کام بڑھتے رہے، ان کے امتحان چلتے رہے۔ اماں کو یہ گوارا نہیں تھا کہ ٹیوشن پڑھا کر اینی 4 پیسے کمائے۔ وہ انہیں گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانے نہیں دیتی تھی، جسے سونے کے لیے چٹائی بھر جگہ دی تھی، بچوں کے لیے چھت یا کمرہ کیسے دیتی؟ پڑوسن خالہ نے اینی کو اپنے گھر کا ایک کمرہ دیا کہ یہاں بچوں کو بلا کر پڑھا لیا کرو۔ اینی ٹیوشن کا کام وہاں کرنے لگی۔ اسی خالہ کی بچی نے میڈیکل انٹرنس پاس کیا تھا، اماں اینی کو جگہ دے دیتی تو شاید میں بھی ریاضی کا پرچہ پاس کر لیتی۔ وہ گاؤں والی چچی کی لڑکی کی کلاس میں پہنچ گئی، نہ ہم میں گھر کی کوئی ایسی لڑکی نہیں تھی جس نے ہر کلاس میں 1-2 سال نہ لگائے ہوں، اور وہ 1 سال میں 2 کلاسیں پھلانگ کر ہمارے برابر آ گئی تھی۔ میں 2 سال سے میٹرک بورڈ میں پھنسی ہوئی تھی، ریاضی میری جان کو آ گئی تھی، اس بچے سے نکل کر نہیں دے رہی تھی۔ مجھے کالج جانے کا بہت شوق تھا، لیکن یہ منحوس ریاضی، اینی نے مجھے پڑھانا چاہا تو اماں نے گوارا نہیں کیا، میں نے بھی اینی کو اتنی اہمیت نہیں دی۔ انہیں ان کے گھر کا کرنا ہے، ہمیں کون سا ڈگری دلوا کر طلاقوں کے لیے تیار کرنا ہے؟ جب جب گھر کی لڑکیاں فیل ہوتی، اماں اور چچی تنک کر کہتی کہ انہیں پرواہ نہیں ہے کہ بچے پاس ہوں یا فیل، پڑھ لیا جتنا پڑھنا ہے۔ اینی نے کئی بار ہم لڑکیوں کو اماں سے چھپ کر علیحدگی میں سمجھایا، لیکن ہمیں اینی کی باتیں سمجھ نہیں آتی تھی، کیونکہ ہماری نظروں میں اینی کی کسی بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وہ رات دن اماں سے سلواتیں سنتی تھی، ہم اس کی کیسے سن سکتے تھے؟ جو میری ماں کے ہاتھوں ذلیل ہوتی تھی، وہ ہم سے کیسے عزت پا لیتی؟ ایسے گھر کی کوئی لڑکی کالج کیا پہنچتی، فرسٹ ڈویژن لے کر وہ گاؤں والی کالج پہنچ گئی۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں میٹرک پاس کر لیا تھا۔ ابا نے اس کے چچا کو فون کر کے بتایا کہ تمہاری بھتیجی بورڈ میں پاس ہوئی ہے۔ چچا کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا، اسی خوشی میں اچھے خاصے پیسے بھجوائے جو اماں کے ہی ہاتھ آئے۔ وہ گھر کے کام کرتی تھی، چٹائی پر سوتی تھی، اینی کے کپڑے پہنتی تھی، اینی اس کے تعلیمی خراجات ادا کرتی تھی، لیکن چچا کے بھیجے پیسے اماں کی جیب میں جاتے تھے۔ پڑوسن خالہ کے ٹیوشن والے کمرے میں اب اینی اور گاؤں والی لڑکی مل کر پڑھانے لگی تھی۔ اینی بڑی کلاس کے بچوں کو پڑھاتی تھی اور وہ چھوٹی کلاس کے بچوں کو۔ اب میں پیچھے پلٹ کر دیکھتی ہوں تو اندازہ ہوتا ہے کہ گاؤں والی نے پہلے اینی جیسے معمولات اپنائے، جو اینی کرتی وہ بھی وہی کرتی، پھر اس نے اینی جیسی عادتیں اپنا لیں، خاموش رہتی اور پڑھائی پر توجہ دیتی۔ دونوں ہی بیمار نہیں پڑتی تھیں، یا شاید بیمار ہوتی تھیں لیکن بستر پر پڑھنے کی عیاشی نہیں کر سکتی تھیں۔ دونوں سردی گرمی ہر 3 ماہ بعد مل کر پورے گھر کا سامان کھسکا کر صفائی ستھرائی کرتی، عیدین پر مل کر دیواریں جھاڑتی، پردے دھوتی، سردیوں میں لحاف بستروں کا کام سنبھالتی۔ اگر وہ دونوں یہ سب نہ کرتی تو ہماری پھیلائی گندگی سے ہمارے تنفس تنگ پڑنے لگتے۔ اینی کی چھوٹی سی الماری میں گاؤں والی کا ضروری سامان رکھا رہتا،
دونوں کے پاس گنے چنے کپڑے تھے لیکن کتابوں کا ڈھیر تھا۔ ایک بار اس نے مجھے سمجھایا کہ میں ذرا سی ہمت کروں اور ریاضی کا پرچہ دے دوں، صرف 1 گھنٹہ اس سے پڑھ لیا کروں۔ نہ جانے کیوں میں چڑ گئی۔ ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والی ہمیں کیا سمجھتی تھی؟ اس کا کیا لینا دینا میرے پاس ہونے سے؟ کالج میں آسان سبجیکٹ رکھ لینا، لیکن تم میٹرک تو پاس کرو، وہ مجھے سمجھاتی۔ لیکن گھر میں پڑے رہنے، چھتوں پر چڑھنے، بلا ضرورت رشتہ داروں کے یہاں ہفتہ ہفتہ رہنے، بازار گھومنے، ہنسی میں جو مزہ تھا وہ میٹرک کر کے بڑی ڈگری لینے میں نہیں تھا۔ کالج جانے کے شوق کے باوجود میں یہ ہمت نہیں کر سکی۔ اماں میرا رشتہ ڈھونڈ رہی تھی۔ اینی نے ابا سے کچھ کہا کہ ابا نے اماں سے کہہ دیا کہ جب تک یہ 12 جماعتیں نہیں کرے گی اس کی شادی نہیں ہوگی۔ اماں تو بھڑک اٹھی۔ 12 کروا کر طلاق نہیں دلوانی انہیں۔ مجھے اینی سے نفرت محسوس ہوئی۔ خود وہ جتنی چاہے ڈگریاں لے، لیکن ہمارے سر پر کیوں سوار ہو رہی تھی؟ آپ کون ہوتی ہے میرے معاملے میں بولنے والی؟ ایک دن تنک کر میں نے اس سے کہہ دیا۔ میرا لہجہ اور انداز میری ماں سے بھی زیادہ برا تھا۔ وہ چند لمحے میری طرف دیکھتی رہی اور پھر خاموشی سے وہاں سے ہٹ گئی۔ اس کے بعد اس نے کبھی گھر کی کسی لڑکی کے معاملے میں مداخلت نہیں کی۔ ایک بار اینی نے مجھے پارک میں لڑکے کے ساتھ دیکھ لیا تھا۔ اب وہ رہ نہیں سکی اور اماں سے کہا کہ بچیوں پر دھیان دے، وہ نہ سمجھ ہیں، کوئی بھی انہیں بہکا سکتا ہے۔ اماں نے تو پیروں پر پانی نہیں پڑنے دیا کہ ان کی بچی میں بھی کوئی عیب ہو سکتا ہے۔ الٹا کہتی رہی کہ اپنے گریبان میں جھانکو بی بی، کئی جاننے والوں نے تمہیں یہاں وہاں دیکھا ہے، پر میں تو چپ رہی کہ زبان پر حرف لائی نہیں کہ عزت گوائی نہیں۔ میری ماں جھوٹ بہت بولتی تھی، بلکہ میری ماں کا اوڑھنا بچھونا ہی جھوٹ تھا۔ چچا کی بڑی لڑکی کا محلے سے ہی رشتہ آیا تھا۔ چچا نے پکڑ کر خوب دھلائی کی۔ لڑکے کی ماں صاف صاف سنا گئی کہ یا اپنی بیٹی کو باز رکھو یا پھر رشتے پر ہاں کرو۔ ہمارے بیٹے نے ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے۔ تمہاری لڑکی ہر وقت چھت پر چڑھی رہتی ہے، وہ دکھائی نہیں دیتا، اب رشتہ مانگ لیا تو آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ چچا کو اینی نے ہی سمجھا کر قابو میں کیا، لیکن چچی اور اماں کو یقین تھا کہ اسی نے چچا کو بھڑکایا ہے۔ ان دنوں اماں تنفر سے کہا کرتی تھی کہ یہ منحوس ہماری بچیوں کا کہیں ہونے نہیں دے گی۔ ہاں، وہ منحوس ہی ہماری بھلائی کے راستے میں کھڑی تھی۔ جس لڑکے کے ساتھ میں پارک گئی تھی، میرے بار بار کہنے پر اس لڑکے نے اپنی ماں کو رشتے کے لیے بھیج دیا تھا، اور یہ ماں ایک بار ہو کر گئی اور پھر پلٹ کر دوبارہ نہیں آئی، بلکہ اس لڑکے نے بھی مجھ سے رابطہ ختم کر لیا۔ نامعلوم چھوٹی سی اس ملاقات میں اس کی ماں ایسا کیا دیکھ گئی کہ اپنے بیٹے تک کو مجھ سے متنفر کر دیا۔ اماں کو یہ رشتہ پسند تھا۔ لڑکے کی ماں نے انکار تک کرنا گوارا نہیں کیا تو اماں غصے میں آ گئی۔ اماں کو یقین تھا ضرور اینی لڑکے کی ماں سے جا کر ملی ہے اور ہمارے خلاف بھڑکایا ہے۔ میرا دل ٹوٹا ہوا تھا اور مجھے بھی یقین تھا کہ ضرور اینی نے بغض دکھایا ہے۔ محلے کی کئی لڑکیوں کو اینی نے بورڈ میں پاس کروایا تھا۔ ان لڑکیوں کی مائیں اینی کی تعریف میں رطب اللسان ہوتی کہ جس نے اینی سے پڑھ لیا سمجھو وہ پاس ہو گیا۔ وہ اینی سے اپنی بچیوں کے لیے مشورے لیتی کہ کس کالج میں کروائیں، بچیاں کس مضمون میں کون سی ڈگری لیں۔ اینی ان لڑکیوں کے کالج ایڈمیشن کروانے بھی جاتی تھی۔ محلے کی انہی خواتین نے اینی کے لیے چند اچھے رشتے بتائے تھے، لیکن اماں نے وہ رشتے ہونے نہیں دیے، بلکہ الٹا اماں اپنے خالہ زاد کا رشتہ لے آئیں۔ وہ انہی کی عمر کا تھا اور 3 جوان بچوں کے ساتھ حال ہی میں رنڈوا ہوا تھا۔ اینی نے بڑے تحمل سے رشتے کی تفصیل سنی اور انکار کر دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے لیے کسی کوارے شہزادے کا رشتہ آئے گا؟ طلاق لے کر ہمارے سر پر پڑی ہو؟ اماں جانتی تھی کہ ابا اس رشتے پر نہیں مانیں گے، لیکن اماں ایک شعلہ بھڑکانا چاہتی تھی جس پر رکھ تیل ڈال سکیں، لوگوں کو دکھا سکیں کہ وہ اینی کی شادی کرنا چاہتی ہیں۔ یہی نہیں مانتی۔ جن دنوں اس لڑکے کی ماں لوٹ کر نہ آئی، انہی دنوں مجھے کچھ احساس ہوا کہ محلے والے ہمارے گھر میں صرف اینی کو پسند کرتے ہیں، صرف اسی کی عزت کرتے ہیں۔ مجھے ایسا لگا کہ وہ رشتہ اینی نے نہیں، محلے والوں نے ہمارے گھرانے کی حقیقت بتا کر ختم کروا دیا۔ گاؤں والی نے میڈیکل انٹرنس پاس کر لیا اور خوشی سے روتے ہوئے اپنے چچا کو فون پر بتا رہی تھی، اور اسی وقت ہم سب کو معلوم ہوا کہ یہ ڈاکٹر بننے جا رہی ہے۔ پہلی بار اماں کے چہرے کے رنگ متغیر ہوئے۔ پہلی بار ہمارے گھر کی ہر خوبصورت چیز بدصورت دکھائی دی۔ پہلی بار اماں نے رات کا کھانا نہیں کھایا، اور پہلی بار انہوں نے میرے کندھے نوچے۔ کمبخت، تجھ سے ایک پرچہ ہی پاس نہیں ہوا، بن جاتی تو بھی ڈاکٹر۔ ڈاکٹر اور میں؟ پر میرے پاس ڈاکٹر بننے کا خواب ہی نہیں تھا۔ مجھے کسی نے خواب ہی نہیں دیا تھا، بلکہ کوئی بھی خواب نہیں دیا تھا۔ جس کے پاس یہ خواب تھے اس سے سب نفرت کرتے تھے، اینی سے۔ جب ہم میں سے کسی نے اینی سے یہ خواب نہیں لیے تو اس نے یہ خواب گاؤں والی کو تھما دیا۔ اماں اینی سے نفرت کرتی لیکن ہمیں تو نہ کرنے دیتی۔ اماں نے ہم سب کو اس آگ میں جھونک دیا اور نقصان میں ہم سب جلے۔ گاؤں والی کی ڈاکٹری ہماری آنکھوں میں چبھتی رہی۔
अम्मा ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थी कि एनी की पढ़ाई लिखाई का कोई फ़ायदा भी है, इसीलिए गांव वाली की छलांग देखकर अम्मा सदमे में आ गई। सर पर पट्टी कस के कमर की दर्द जाग उठी, भूख प्यास उड़ गई। सिर्फ यही नहीं, मोहल्ले की 2 और लड़कियां भी उसी इम्तिहान में पास होकर डॉक्टर बनने जा रही थी। उनकी माएँ एनी के वारिसत की थीं। उसी ने लड़कियों की काबिलियत देखते हुए उनकी माओ को समझाया था कि अपनी बच्चियों को सहूलत और तवज्जो दें। वो सहूलत जो एनी को हमारे घर में मैसर नहीं थी, उसका एहतमाम उसने दूसरों के लिए करवाया। एनी का दिल तंग क्यों नहीं था? वो क्यों दूसरों के लिए दौड़ धूप करती थी? मेडिकल कॉलेज में जाते ही गांव वाली ने अपना सामान समेटा और हॉस्टल में रहने लगी। अम्मा कहती, देखो कैसे आंखें बदलियां, यहाँ आकर काया पलट गई और अब बोरिया बिस्तरा समेट कर चलती बनी। उसके चचा ने बड़ी खुशी से उसकी भारी फीसें अदा की थी कि बच्ची लायक है, मैं तो जरूर इसे डॉक्टर बनाऊंगा। वो तो चली गई, लेकिन उसके गांव से अनाज की बोरियां आना बंद नहीं हुई। हर फसल से कुछ ना कुछ आता रहा। गांव वाली के जाने की देर थी कि यूनिवर्सिटी से एनी की तकररी का अंदिया आ गया। वो इंटरव्यू में पास हो गई थी और अब ट्रेनिंग के लिए बुलाई जा रही थी। वो तो जैसे सांस रोक के तैयार बैठी थी। एनी ने अब्बा को यूनिवर्सिटी में अपनी लेक्चररशिप के बारे में बताया तो मानो अम्मा के चंगुल से शिकार निकल भागा। अम्मा हक्का बक्का रह गई। उनके गुमान में भी नहीं था कि ये किताबें उसे कोई ऐसा रास्ता थमा सकती है कि वो ऐसे निकल कर भाग सकती है। उसे तो उसी घर में एड़ियां रगड़नी थी, उनकी जूतियां सीधी करनी थी। अब अम्मा को किसी पल करार ना है कि कैसे उसे वापस दलदल में घसीटें। ये होटल नहीं है कि दिल किया तो ऐश चेहरे और फिर चलते बने, हमें मुलाजिम समझाए अपना। ये यहाँ से निकली तो दोबारा इस घर की शक्ल नहीं देखेगी। मैं उसे दहलीज नहीं फलांगने दूंगी। खबरदार जो इसने घर में हिस्से की बात भी की तो। अब्बा को भी बुरा लगा कि कैसे खुद ही फैसला कर लिया, आज़ादी दी है, पढ़ने लिखने की आयाशी दी, लेकिन ये क्या बात हुई कि इजाज़त तक ना ली। एनी हमेशा की तरह खामोशी से सब सुनती रही। ये खामोशी, ये चुप, बस यही घर की जड़ों में घुस गई और उन्हें खोखला कर गई। अम्मा बार बार हिस्से की बात करती रही कि यहाँ से गई तो फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी, और वो अपना हिस्सा अपनी खामोशी समेट कर अगले दिन सुबह ही चली गई। मुझे आज भी वो लम्हा याद है जब वो घर से निकल रही थी। वो जितनी खुश थी उतनी ही खौफजदा भी। खौफ के ऐसा ना हो ये ख्वाब हो। उसकी आंख खुले और वो चटाई पर पड़ी हो, उसने एक बार भी पलट कर पीछे नहीं देखा। एनी के जाने के बाद पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि सारा घर खाली हो गया। और बहुत बाद में जब मेरा अपना घर गिरा, मैंने जाना कि हाँ, घर खाली हुआ था उस खैर से जो एनी के साथ थी, और एनी के साथ ही रुखसत हो गई थी। यतीमों मस्कीनों के सरों पर हाथ रखने वालों के सरों पर कभी आसमान नहीं गिरता। एनी जैसी लड़कियों के साथ शफकत का रवैया रखने वालों का घर कभी चूहों का मस्कन नहीं बनता। जो काम दोनों मिलकर किया करती थी वो अम्मा और चची पर आ गया। अब दोनों हमें भी सलवाते सुनाती कि जवान जहां होकर पानी नहीं पीती। चची और अम्मा की तरफ कलामी होती। अब्बा और चचा बक बक करते जाते कि वक्त पर नाश्ता नहीं मिलता। 2 काम वालियां रखी, लेकिन अब्बा ने एक को फारिग करवा दिया कि घर लड़कियों से भरा पड़ा है, इनसे करवाओ, मैं इतना खर्च नहीं उठा सकता। अब चची और अम्मा में तकरार होती कि सालन कौन बनाएगा, आटा कौन गूंदेगा। एक हफ्ता कपड़े धोने की बारी अम्मा की और एक हफ्ता चची की, और हर हफ्ते तकरार होती, चीख चिंगाड़ होती। चचा की लड़की ने छुप कर निकाह कर लिया और लड़के के घर चली गई नाचार। उसे वापस घर बुलाया और 2 लोगों में रुखसती करके कुछ इज्जत बचाई। घर में शौक किसी कैफियत रही। 2 महीने बाद अब्बा एनी को घर लाए। एनी की शक्ल देखते ही अम्मा और चची ने दांत नकोस लिए, वावेला मचा दिया कि उसे घर में कदम नहीं रखने देंगी। बक बक होती रही। चचा नाराज हुए कि हमारी बहन है, घर है उसका, पर अम्मा और चची एक होगी। इस बार एनी तरहम आमेज नजरों से दोनों को देखती रही। उसने अब्बा की फरमाइश पर कोफ्ते बनाए और एक रात ठहर कर अगले दिन वापस चलेगी। वो अपने भाइयों की मोहब्बत में आई होगी, वरना वो क्यों ऐसी खौफनाक जगह वापस आना चाहेगी। अगली बार वो ईद पर आई। अब्बा ही लाए थे। उसका हशाश बशाश चेहरा अम्मा की ईद खराब कर गया। वो गहरे मैरून रंग के सूट में थी, कंधों पर गर्म शॉल थी। वो अपनी छोटी सी गाड़ी में आई थी। ट्रेनिंग के बाद वो वर्किंग वूमेन हॉस्टल में रहने लगी थी। अम्मा को बड़ी टो थी कि कहीं से मालूम करें कि एनी की तनख्वाह क्या होगी। उन्हें यकीन था कि एनी को गाड़ी अब्बा ने लेकर दी है। घर में फिर नया फसाद हुआ। गाड़ी सेकंड हैंड थी, ज़्यादा अच्छी हालत में नहीं थी, पर थी तो गाड़ी, जो अम्मा के पास नहीं थी। हमारे तो घर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। हर 3 महीने बाद होने वाली सफाई दिन पर भी मुश्किल से होती। साफ सुथरे बिस्तर ख्वाब हुए, वक्त पर खाना मिल जाना ही नेमत रहा। बात सिर्फ ये नहीं थी कि हम फोड़ थी, असल बात ये थी कि हम जाहिल, तंगदिल और बेहिस थीं। अम्मा ने हमें अपना जैसा बनाया और हम वैसी ही बन गई, क्योंकि हमारी अपनी भी यही ख्वाहिश थी कि हम एनी जैसी ना बने, उसके लिए एहसास ना रखें। हम भी अम्मा की तरह लंबी तान कर सोना चाहती थी, वरना अगर हम ही एहसास कर लेते, 4 बर्तन धो देते, रोटी बना देते, अपना शोर हंगामा कम कर लेते कि एनी को पढ़ना है, तो क्या हो जाता। बेदार दिलों और घरों में रोशनी होती है, तंगी नहीं, और हम बेदार नहीं, गाफिल थे।
कुछ दिन जाते हैं कि एनी के निकाह की खबर आ गई। अब्बा अम्मा को मना रहे थे कि उसे घर से रुखसत करते हैं और अम्मा बफरी जाती थी। उन्हें यही हकीकत हजम नहीं हो रही थी कि एनी ने पढ़ा लिखा शोहर ढूंढ लिया। उसके झूठे बर्तन धोने वाली लड़की इतनी खुद मुख्तार होगी कि उसे किसी सहारे की जरूरत ही नहीं रही। और बस निकाह में शिरकत की दावत दी, वो वावेला करने लगी कि मेरी बच्चियों के रिश्तों में रुकावटें डालकर बीबी अपनी शादी रचा रही है। अब्बा और चचा उनके होने वाले शोहर से मिले थे। अब्बा ने ये रिश्ते के लिए हाँ की थी। अब्बा की मिन्नत समाजत बेकार गई। फिर एक जुम्मा मस्जिद में निकाह हो गया। मोहल्ले की औरतें और उनकी बेटियां भी शरीक हुई। नहीं शरीक हुई तो अम्मा और चची। अब्बा जबरदस्ती हम बहनों को साथ ले गए। सब खुश थे सवाए हमारे। अम्मा की रात दिन की बुड़बुड़ और चीख चीख ने हमें एनी के लिए खुशी नहीं होने दिया। हमारे तंग दिलों में ये गुंजाइश पैदा ही नहीं हो सकी कि किसी को मुद्दत बाद उसके नसीब की खुशियां मिली हैं। चलो कदूरत जाने दें। वो हमारे घर का फर्द थी। हमें नाश्ता बना कर देती थी, स्कूल के लिए तैयार करती थी, गर्मी सर्दी हमारे आराम का ख्याल करती और हम सबसे मोहब्बत करती थी। चलो उसे दुआएं दें। उस लड़की की खुशियों में खुश होने वाला दिल हमारे पास था ही नहीं। मोहब्बत का एहतराम हमें सिखाया गया, ना एहसास। हम ना कदरे लोग थे। इंसान होने का बुनियादी सलीका हमें नहीं आया। गांव वाली बार बार अपनी नाम आंखें साफ करती थी। हाँ, वो अकेली उन अजियतों की राजदार जिनसे एनी गुजरी थी। वो जानती थी हमारा घर कितना नुकीला और जहरीला था। और अब वो खुश थी कि एनी को अपना खानदान अपना घर मिल गया है। वो एनी के साथ जुड़कर बैठी थी और यहाँ पहली बार मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। वो एहसास जैसे मेरा दिल बैठ गया हो, वैसे ही जैसे घर की बुनियादें बैठ गईं, दीवारें पोसीदगी से झुक गईं और छत आ गिरी। मुझे लगा कि हमारे हाथों से एक खास वक्त निकल गया, खैर कमाने का वक्त। एनी की आंखें भीगती थीं, वजूद लरसता था। एक लंबी मुशक्कत काट कर उसे छाँव नसीब हुई थी। मोहल्ले की औरतें उसकी पेशानी चूमती थी, उसे दुआएं देती थीं। और उसी वक्त मैंने अपने खानदान की बुनियादें हिलती हुई महसूस की। अम्मा की सलवातें बुड़ छोटी छोटी नोकीली कंकरियां थीं। उन्हें मामूली जानना ही हमारे घर की छत को हिला गया। कोनों में छुपकर बहाए गए आंसू, रोटी के रवालों के साथ भरे गए सब्र के घूंट हमारा आसमान तंग कर गए। मुझे ख्याल आता है कि हमारे घर में जब जब फूल पौधे लगाने की कोशिश की गई, नाकामी हुई। उन्हें पानी दिया, उनका ख्याल रखा, लेकिन चंद हफ्तों में सब गल सड़ जाते थे। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ। अब मैं वजह जान गई। उस घर की फिजा इतनी जहरीली थी कि हरे भरे फूल पौधे तक खा जाती थी। एनी को कैसे कैसे नहीं खाया होगा। सिर्फ एक बारिश में पूरा घर तबाह हो गया। कोई एक दीवार सलामत नहीं रही। मोहल्ले का हर घर सलामत था, सवाए हमारे घर के। हमारी जानें तो बच गई, लेकिन अम्मा की सारी जमा पूंजी उजड़ गई। जो जमीन एनी पर तंग की थी वो खुले आसमान तले बगैर छत के पड़ी थी। अम्मा एनी से कहती थी, उस घर में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है, खबरदार जो हिस्से की बात। वाकई एनी का उस मलबे में कोई हिस्सा नहीं था। अगर होता तो ये घर कभी ना गिरता। अगर उसका हिस्सा दे दिया जाता तो ये घर बच जाता। ये बहनें, ये बेटियां, ये माँ, ये कहाँ जाएं। जमीनों में उनके कानूनी हिस्से निकलेंगे तभी घर उनके घर कहलाएंगे। एक कानूनी कागज हाथ में आएगा तभी उनका हक तस्लीम किया जाएगा। फिर इंसानियत और रिश्तों का क्या, फिर एहसास का क्या। मेरा घर, मेरी छत, मेरी जमीन, मेरा हक। इस सब में किसी दूसरे को छत नहीं मिलेगी। दो नवाले नहीं दिए जाएंगे। क्या इज्जत और एहसास भी हिस्सों की तरह तकसीम होंगे? दो नवाले खिलाकर चार सुनाने की रवायत कब खत्म होगी? हम नियत के खोटे और बेहिसी के फिरौन हैं। हम थोड़ दिलों के घरों में खुदगर्जी का बोलबाला है। अम्मा और चची हम सबको अपने आबाई घर ले आई। उस घर में दोनों मामू आबाद थे। 2 दिन ना गुजरे कि दोनों मुमानियों ने आंखें चढ़ा लीं, मुंह बना लिया, बुड़बुड़ करने लगी और सरों पर पट्टी बांध ली। चंद हफ्ते गुजरे कि अम्मा ने पल्लू में मुंह देकर रोना शुरू कर दिया कि देखो हमारे सर पर मुसीबत पड़ी है। और भावजों ने अपनी औकात दिखानी शुरू कर दी। मेरे बाप का घर है, मेरा भी हक है उस पर, मेरा हिस्सा है। हिस्सा? मैं अम्मा को समझाना चाहती थी कि हिस्सा सिर्फ एक होता है, देने वाला हिस्सा, एहसास का हिस्सा, रहमदिली का हिस्सा, पनाह का हिस्सा और छत का हिस्सा। अगर ये हिस्सा दे दिया जाए तो फिर बाकी सारे हिस्से मिल जाते हैं। खत्म शुद।